नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। तो जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में आपको फायदा हो रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। और जो एमसीक्यू मैं दे रहा हूँगा उससे आप सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए बच्चों, सबसे मेन है क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपने जैसे वीडियो लेक्चर देख लिया है तो उसके बाद जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनको आपको सॉल्व करना है। इससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और जहां गलती हो रही है आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो जेडब्ल्यू और नीट की सीरीज में हमारा हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर चल रहा था। 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, एल्केन एल्किन एल्काइन, तीनों आपने देख लिए होंगे। अब आज बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी बेंजीन। तो बच्चों, बेंजीन से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किन कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उस पे आज डिस्कस करेंगे। और कई सारे एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट मेरे पास है जो आपको सीखने जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। सब बच्चे हेडिंग लगाएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी हम पढ़ने वाले हैं इसमें बेंजीन के बारे में। बेंजीन, ठीक है भाई, हमारा फोकस रहेगा बेंजीन। पहले कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन बेंजीन के बारे में आपको होनी चाहिए जनरली तौर पर। ठीक है बच्चों, बेंजीन को हम लिखते हैं C6H6 और बेंजीन का जनरली स्ट्रक्चर होता है बच्चों इस तरह से 1 2 3, और ये रिजोनेंस करके बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर देता है 1 2 3। ठीक है, ये दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों बेंजीन के क्या हैं, रिजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, रिजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, अगर मैं इन दोनों स्ट्रक्चर को कंबाइन कर दूं, मिला दूं, तो बेंजीन का केवल इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का, है ना, इस तरह का। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है बच्चों, दिस इज रिजोनेंस स्ट्रक्चर, दिस इज रिजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज टेम्पररी स्ट्रक्चर, यानी ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। रिजोनेंस हाइब्रिड इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अच्छा, ये जो मैंने सर्कल किया है इसका मतलब होता है बच्चों डीलोकेलाइजेशन, लाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते रहते हैं। अब बेंजीन के बारे में थोड़ी कुछ इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल कितना होता है। बेंजीन का जो हर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होता है बच्चों वो इक्वल होता है, ना तो इसमें डबल बॉन्ड होता है ना तो सिंगल बॉन्ड होता है, इट इज इक्वल। और ये होता है 139 पिकोमीटर, इतनी बॉन्ड लेंथ होती है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ देखें तो 110 पिकोमीटर ये होती है। ठीक है बच्चों, बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है बच्चों, sp2, और sp2 होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है। बेंजीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। क्या है, एकदम फ्लैट प्लेनर मॉलिक्यूल है, यानी हर हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन का जो प्लेन है वो एक ही जैसे होता है, एकदम फ्लैट मॉलिक्यूल, जैसे सैंडविच होता है। sp2 120 प्लेनर। अच्छा, जो बेंजीन है उसकी जो मेन क्वालिटी होती है वो है रिजोनेंस, है ना बच्चों। और बेंजीन में जो रिजोनेंस एनर्जी कई बार पूछ ली जाती है कि बेंजीन की रिजोनेंस एनर्जी कितनी होती है, तो बच्चों वो होती है 150.62 किलो जूल पर मोल, या इसको किलो कैलोरी में लिखे तो 36 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। ये थोड़ा सा आपको वैल्यूज याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इतनी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए बेंजीन के बारे में। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर, रिजोनेंस एनर्जी कितनी होती है, ये सब चीजें। ठीक, अच्छा ये हो गया। अच्छा, बेंजीन में अगर हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड देखें कितने कितने होते हैं, तो बच्चों बेंजीन में 3 तो पाई बॉन्ड होते हैं मालूम है, और 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। टोटल बेंजीन में 15 बॉन्ड होते हैं। क्लियर होते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ ये पूरा हो गया। हाँ, एक और चीज बच्चों, बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। तो बेंजीन में न तो डबल बॉन्ड है न तो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बीच की कंडीशन है। तो बेंजीन में जो बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों 1.5 होता है। ठीक है, ये बेंजीन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको नोट करनी है, तो नोट करो फटाफट, है ना। अच्छा,
इतना हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जो बेंजीन होता है बच्चों, वो कौन सी रिएक्शन देता है और कौन सी रिएक्शन नहीं देता है। सेकंड देखो, बेंजीन डू नॉट गिव द फॉलोइंग रिएक्शन। एक तो बच्चों बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, कभी भी नहीं देगा बेंजीन एडिशन रिएक्शन। दूसरा, बेंजीन जो है ऑक्सीडेशन नहीं होता है बाय KMnO4। KMnO4 का कलर क्या होता है? पिंक होता है। जितने भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो KMnO4 के पिंक कलर को डिक्लेयर कर लेंगे। बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, लेकिन बच्चों बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, फिर भी जो है ये KMnO4 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। और तीसरा, बेंजीन का कभी भी पॉलीमराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, बोलने का मतलब यह है कि ये तीनों प्रॉपर्टी एल्कीन और एल्काइन के थ्रू शो होती है। एल्कीन में डबल बॉन्ड है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ऐसा क्या है कि बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हुए भी ये तीनों प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। इसका बच्चों एक ही रीजन है, बेंजीन में क्या होता है? रिजोनेंस। तो बेंजीन चाहेगा कि उसका रिजोनेंस कैरेक्टर हमेशा प्रिजर्व रहे। बेंजीन की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है, उसकी जमा पूंजी है, वो उसका रिजोनेंस है। रिजोनेंस की वजह से ही बेंजीन का एग्जिस्टेंस है। अगर बेंजीन का रिजोनेंस डिस्ट्रॉय होता है तो बेंजीन खत्म हो जाएगा। इन तीनों रिएक्शन की वजह से बेंजीन का रिजोनेंस कैरेक्टर डिस्ट्रॉय होता है, इसीलिए बेंजीन ये तीनों रिएक्शन नहीं देता है। क्लियर? अब बेंजीन कौन सी रिएक्शन देता है बच्चों? बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखना है ना, बेंजीन गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है बच्चों? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी ESR। तो जब बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है तब उसका रेजोनेंस कैरेक्टर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इसलिए बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कंसेप्ट क्लियर? चलो, अब बेंजीन को बनाते कैसे हैं? 3 इंपॉर्टेंट मेथड है बेंजीन को बनाने के, वो कई बार पूछ लेते हैं बस, है ना। फटाफट उनको भी क्विक रिव्यू में देख लेते हैं। देखो, प्रिपरेशन, मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है भाई, ये बीच में मैंने बेंजीन रखा और बेंजीन को हम बनाएंगे। देखो, एक तो बच्चों तरीका है, अगर मैं फिनॉल का जिंक डस्ट के साथ हीट करूं तो यहां पर जो है ZNO निकल जाता है और बेंजीन हमें मिल जाता है। तो फिनॉल को जिंक के साथ गर्म करने से हमें बेंजीन मिलता है। दूसरा, आपने पढ़ा होगा डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर मैं बेंजोइक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन करता हूं, और डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? सोडा लाइम, CaONaOH। ठीक है, तो जो है -CO2 यानी Na2CO3 निकल जाएगा और हमें बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, और बच्चों तीसरी रिएक्शन इसमें आती है, आपने पढ़ा होगा जब हम एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालते हैं तो एसिटाइलिन किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजीन में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड है बेंजीन को बनाने के, फिनॉल से थ्रू जिंक डस्ट, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड और पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन। क्लियर? तो नोट करो फटाफट, बस ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड आपको पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट आ जाओ, बेंजीन की जो रिएक्शन होती है वो कौन कौन सी, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, है ना। अच्छा देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इससे क्वेश्चन बनेगा भाई। देखो ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या अटैक करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है।
ठीक है। और बेंजीन की मोस्टली कितनी रिएक्शन होती है? 5 रिएक्शन होती है बेंजीन की। वो 5 रिएक्शन आपको पढ़नी है, जिसमें देखो एक हेलोजिनेशन होती है, एक नाइट्रेशन, एक सल्फोनेशन, एक फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन और एक फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो पांचों रिएक्शन करने से पहले मैं आपको एक मैकेनिज्म बता देता हूं कि पांचों रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है। तो वो जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो वो पांचों रिएक्शन जो है ईएसआर टाइप की रिएक्शन है, लेकिन उसमें जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे काम करते हैं पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। तो होता कैसे देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर माइनस और प्लस वाला हिस्सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो इधर न्यूक्लियोफाइल के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक E प्लस हो गया और एक Nu माइनस, यानी यहां पर E प्लस जनरेट हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है कि जब मैं टाइप ऑफ रिएक्शन कराऊंगा तो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे, क्लियर। तो पहला स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दूसरे स्टेप में बच्चों क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल हमने लिखा है ये बेंजीन पर अटैक करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन मैंने यहां शिफ्ट कर दे, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। तो इस साइड आएगा माइनस चार्ज और इस साइड आएगा प्लस चार्ज, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। चलो तो देख लेते हैं, यहां आएगा माइनस चार्ज और यहां आएगा प्लस चार्ज और बाकी के दोनों बॉन्ड जैसे थे वैसे। अब आपने जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, मैं यहां पे टेम्परेरी लिख रहा हूं ना इधर, तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, हमेशा माइनस वाली साइड पे अटैक करेगा और प्लस को वैसे छोड़ देगा। तो यहां पर अभी भी एक हाइड्रोजन था, है ना, क्योंकि बेंजीन पे हर जगह हाइड्रोजन लगे हुए इस तरह से, तो हाइड्रोजन तो रहने वाला है, हाइड्रोजन अभी गया नहीं। तो देखो ये दोनों डबल बॉन्ड और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और एक हाइड्रोजन हमने इस तरह से इसको दिखा दिया और एक प्लस चार्ज ऐसे इस तरह आता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा स्टेप, अब बच्चों क्या होता है, ये जो प्लस चार्ज है रिजोनेंस में आएगा। एक बार ये बॉन्ड यहां जाएगा तो प्लस चार्ज आएगा, एक बार ये बॉन्ड यहां जाएगा तो प्लस चार्ज आएगा। तो एक बार प्लस चार्ज यहां, एक बार प्लस चार्ज यहां, एक बार प्लस चार्ज, वो चीज मैं नहीं लिखा रहा हूं। तो यानी ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है इस तरह से, क्लियर हो गया। तो यहां तक हम चलते हैं कि सेकंड स्टेप में हमने बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा लिया और बच्चों क्या बना, एक कार्बोकैटायन बना, ठीक है। ये जो स्टेप है बच्चों ये स्लो स्टेप होता है और जो किसी रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कन्वर्ट टू फॉर्म कार्बोनियम आयन इज कॉल्ड रेट लिमिटिंग स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा कार्बोकैटायन बना है वो क्या करेगा बच्चों, प्रोटॉन को लॉस करेगा। अच्छा, इधर मैं H लिख देता हूं, आसान रहेगा मेरे लिए काम करना। ये देखो, तो ये जो प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन है बच्चों ये इधर आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन तीसरे स्टेप में, है ना। तो देखो, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अब देखो बॉन्ड यहां आ गया है तो बॉन्ड यहां आ गया और E इधर आ गया। तो देखो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और प्लस जो H प्लस है वो इधर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। और जो बच्चों न्यूक्लियोफाइल हमने ऊपर लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं, न्यूक्लियोफाइल में माइनस था, H में प्लस था, तो दोनों आपस में जुड़ के न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेंगे इस तरह से। तो कहानी ये आती है किसकी, मैकेनिज्म की। तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, कार्बोकैटायन बनेगा, ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है। उसके बाद जो कार्बोकैटायन बना है वो अनस्टेबल कार्बोकैटायन है ना, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल। अभी बेंजीन में रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए सब तरफ डबल बॉन्ड होनी चाहिए। तो बेंजीन क्या चाहेगा कि उसका रेजोनेंस वापस आ जाए, तो रेजोनेंस वापस आने के लिए ये बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी, तो देखो बॉन्ड आ गया, दोबारा से बेंजीन में रेजोनेंस करेक्टर आ गया है। तो और जो हमारा बेंजीन है उसने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह में क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल। यानी कुल मिला के हम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन थी और इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन पे अटैक करवाया
और बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू इस तरह से, और H+ अलग हो गया। ठीक है, तो बेंजीन की जितनी भी रिएक्शन होते हैं इसी तरह होते हैं कि बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसकी जगह में एक इलेक्ट्रोफाइल इंसर्ट हो जाते हैं। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू काम आता है। तो इससे क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन सा इसमें रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है, और जो है मोस्टली ये आता है, और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में कई बार पूछा जाता है। क्लियर कंसेप्ट हो गया? ठीक है। तो कई बार इससे ये भी पूछा जाता है कि स्टेप कौन कौन से होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड बेंजीनिंग, और तीसरा होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? अब बच्चों क्या होगा कि जो सेकंड और थर्ड स्टेप है वो हर रिएक्शन में एक जैसा होता है, केवल फर्स्ट स्टेप यानी जनरेशन ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग होता है, क्योंकि हर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अलग अलग होगा। तो अब मैं आपको इलेक्ट्रोफाइल वाला कंसेप्ट बता देता हूं, बेंजीन की जो 5 रिएक्शन है उसके बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, तो बोर्ड की जरूरत पड़ेगी मेरे को ज्यादा, इसको हटा ही देते हैं इधर से। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों ESR ऑफ बेंजीन। ठीक है, और 5 रिएक्शन हम बात करेंगे। सबसे पहले है देखो हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है बच्चों रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी कोई रिएक्शन करेंगे 3 चीजों का मेन कंसेप्ट इसमें आता है। एक तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है हैलोजन में, हैलोजिनेशन में, दूसरा कौन से रिएजेंट इसमें काम करेंगे, और तीसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हैलोजिनेशन में हमारे पास चलो हैलोजिनेशन में हम बात करते हैं, पहला ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्रोमिनेशन। 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन और उसके बाद है क्लोरिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में कौन से केमिकल आप यूज करेंगे, Br2 प्लस FeBr3, ये 2 केमिकल आप यूज करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा, Br प्लस, ध्यान रखिए इलेक्ट्रोफाइल हमेशा प्लस वाला बनेगा ऑलवेज। और तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा, बेंजीन के ऊपर Br लग जाएगा। समझे मेरी बात? हर रिएक्शन में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, केमिकल कौन से लोगे, रिएक्शन के बीच में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा, और लास्ट में हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा। अब देखो सपोज बेंजीन हमने लिया, इधर लिया हमने Br2 और इधर हमने लिया FeBr3। अच्छा, दोनों रिएजेंट लिखने बहुत जरूरी है बच्चों, है ना, इसका भी बताता हूं मैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, Br ऊपर लग जाएगा प्लस HBr बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन हो गई। अब हमें इसको जो है मैकेनिज्म की फॉर्म में अगर देखना है तो केवल हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे जहां पर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट हो रहा है। तो बच्चों क्या होगा, देखो Br और Br दोनों जो है कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं, प्लस FeBr3। तो बच्चों होगा क्या, देखो यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन जो है Br के पास चले जाएंगे और ये Br जो है इधर चला जाएगा Fe के पास, क्योंकि Fe इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, Br प्लस ये वाला, और जो Br था वो इसके साथ आ जाएगा, यानी अब हो जाएगा FeBr4 माइनस, इस तरह से। तो हमारे पास Br इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। अब ये Br इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, सेकंड स्टेप की तरह जो मैंने अभी बताया था, और उसके बाद उसको कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करेगा, और बाद में क्या होगा, एक प्रोटॉन लॉस हो जाएगा, और जो है बेंजीन के ऊपर केवल क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, Br रहेगा। तो हम इस प्रोडक्ट की बात कर लेंगे। कंसेप्ट क्लियर? दूसरा हमारे पास है बच्चों क्लोरिनेशन। तो समझिए किस तरह से हो रहा है। ठीक है, क्लोरिनेशन में रिएजेंट कौन से यूज करोगे, Cl2 प्लस AlCl3। क्लियर? देखो AlCl3 का Cl2 है तो AlCl3, Br2 है तो FeBr3। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा, Cl प्लस, जो बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा वही इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अगर Br2 है तो Br प्लस, Cl2 है तो Cl प्लस, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा बनेगा, Cl, क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों ध्यान रखिए हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, कई बार पूछ लेते हैं कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है। अब देखो क्या लिखा आपने, बेंजीन लिखा प्लस Cl2 लिखा और ऊपर लिखा AlCl3। ठीक है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया, ये Cl और प्लस HCl। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है ना। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कैसे होता है, अगेन वही Cl और Cl
प्लस AlCl3। AlCl3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे और ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, Cl प्लस मिला प्लस AlCl4 माइनस मिला हमें। ठीक है, अब ये Cl प्लस जो बना है वो बेंजीन पर अटैक करके बेंजीन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बीच में बनता है, लेकिन पता होना चाहिए कि किस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो दोनों रिएक्शन कंफर्म हो गई। चलो, तो ये थी हमारे पास हैलोजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं नाइट्रेशन। देखते जाओ है ना, किस रिएक्शन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा हम उसमें रिएजेंट यूज करेंगे। ठीक है, दूसरी हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों नाइट्रेशन में हम दो रिएजेंट का यूज करते हैं, HNO3 कॉन्सनट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों का यूज होता है। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा, NO2 प्लस, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या होगा, NO2। बस ध्यान रखना है, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये लिखा हमने बेंजीन, और बच्चों यहां पर लिखा हमने HNO3, और रिएक्शन के ऊपर लिखा हमने H2SO4, दोनों कंसंट्रेटेड की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, NO2 यानी नाइट्रोबेंजीन, और प्लस H2O एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना, देखो, HSO4 माइनस और H प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या चलो दूसरे तरीके से लिखते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूज आएगा। H2SO4 प्लस HONO2, देखो है ना, ये HNO3 को मैंने ऐसे लिखा HONO2। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं NO2। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा और यहां से OH निकलेगा। देखो OH के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये H के साथ आ गया। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, एक तो इधर बचा NO2 प्लस, यहां NO2 प्लस बचा क्योंकि दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। ठीक, दूसरा इस OH और H मिलके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और तीसरा हमारे पास क्या बचा, HSO4 माइनस। बस, तो बच्चों जो नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो कौन सा बनेगा, NO2 प्लस, और वही जाके बेंजीन पर अटैक करके बेंजीन को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, अच्छा यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, देयर आर टू एसिड, दोनों एसिड है, H2SO4 और HNO3, लेकिन इससे क्वेश्चन कई बार क्या पूछा जाता है कि बच्चों जो HNO3 है वो नाइट्रेशन में किसका रोल प्ले करता है, एसिड का कि बेस का। तो बच्चों ध्यान रखना, यहां पर ये बेस का रोल प्ले कर रहा है, यानी बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। HNO3 है तो एसिड, लेकिन नाइट्रेटिंग रिएक्शन में ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। क्यों, देखो, एक तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करता है उसी को हम बेस बोलते हैं, और दूसरा ये OH को रिलीज कर रहा है। तो बेस क्या होते हैं, OH को रिलीज करते हैं। तो इस समय HNO3 OH को रिलीज करने की वजह से बेस का काम कर रहा है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसका काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है इसमें। ठीक है भाई, क्लियर कंसेप्ट। ठीक, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है तीसरी, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन यानी H2SO4 के साथ एडिशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हम यूज करते हैं जो रिएजेंट है वो है फ्यूमिंग H2SO4। और बच्चों आपको मालूम होगा जो फ्यूमिंग H2SO4 है वो किसका मिक्सचर होता है, SO3 और H2SO4 का। फ्यूमिंग H2SO4 यूज करते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो इस समय होता है SO3, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कोई प्लस चार्ज नहीं है, ध्यान रखिए। SO3 इलेक्ट्रोफाइल है इस समय सल्फोनेशन में, देयर इज नो प्लस चार्ज ऑन SO3, हेंस इट विल प्लस चार्ज ना होने की वजह से भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसमें कई बार पूछा जाता है, तो जानबूझ के जो है SO3 प्लस SO2 प्लस दे देते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, SO3 इसमें इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों SO3H। देखो थोड़ा प्रोडक्ट अलग बन रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे करेंगे,
बेंजीन प्लस H2SO4 और यहां फ्यूमिंग लिख देते हैं, है ना, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड और प्लस यहां पर भी वाटर रिमूव। क्लियर हो गया। अब इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कैसे जनरेट होगा, देखो यहीं पर क्लियर कर देते हैं। दो मॉलिक्यूल H2SO4 के यहां पर यूज होते हैं, ठीक है बच्चों, और क्या होगा देखो, SO3 अलग निकल गया, HSO4 माइनस अलग निकल गया और H3O प्लस अलग निकल गया। इन तीनों को कंबाइन करने से हमें 2H2SO4 मिला। तो ये जो SO3 है यही जाके बेंजीन पर अटैक करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, आप बोलोगे इस पर प्लस चार्ज तो है नहीं, इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो गया? तो देखो बच्चों, अगर आप SO3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसे बनता है और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं, तो इस पर आ गया माइनस चार्ज, इस पर आ गया प्लस चार्ज। तो ये वाला हिस्सा ही जो है इस बेंजीन पर अटैक करेगा। अब तो आ गया ना प्लस चार्ज, तो अटैच किससे होगा, ये S से, और लास्ट में इस पे क्या आएगा, माइनस चार्ज, और बाद में क्या होगा, ये मीडियम से प्लस आयन को एब्जॉर्ब करके या अटैच करके SO3H में कन्वर्ट हो जाए। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो सल्फोनेशन है बच्चों वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल। बाकी सारी रिएक्शन जो है सेम डायरेक्शन में जाती है, लेकिन सल्फोनेशन जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा बात, नोट करते जाओ जरा, ठीक है। अच्छा, 3 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हम बात करते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और देन फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है भाई, देखो, है ना। तो इससे ऐसे सवाल बनेंगे कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, कौन सी पर्टिकुलर रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, कौन सी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड हमारे पास है, थर्ड नहीं फोर्थ होगी फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब देखो एल्काइलेशन आ रहा है तो बच्चों इसमें एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, एल्काइलेशन। अच्छा, इसमें जो हमारे पास रिएजेंट होते हैं वो है RCl, कोई एल्किल हैलाइड, और प्लस उसके साथ होता है AlCl3। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जहां Cl यूज हो वहां AlCl3 भी यूज होता है। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों वो R+ होता है, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सिंपल सी बात है, R को आप ऊपर लगा दो। ठीक, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वही बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कैसे करेंगे देखो, बेंजीन, अच्छा RCl, देखो RCl में मैं लिखता हूं CH3Cl और प्लस हमने ऊपर लिखा AlCl3। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या लगाओगे, R लगाओगे, तो इस समय R क्या है हमारा, CH3 है, तो टॉल्विन बन जाएगा और प्लस HCl रिलीज हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है देखो, CH3Cl प्लस AlCl3, दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ, Cl इसके साथ चला गया, क्या बच गया, CH3 प्लस कार्बोकैटायन, ध्यान रखना कार्बोकैटायन आ गया, प्लस AlCl4 माइनस। तो ये कार्बोकैटायन जाके बेंजीन पे अटैक करेगा और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें देखो एक ट्विस्ट है, अगर मान लिया जाए मैं आपको बोलूं कि ये बेंजीन है और CH3 CH2 CH2Cl है और AlCl3 है, अब प्रोडक्ट क्या होगा? सब लोग सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, लेकिन बच्चों ये गलत है। देखो प्रोडक्ट होगा, देखो कैसा, CH3 और CH3। अब बोलो ऐसा, एसोप्रोपाइल बेंजीन, एसोप्रोपाइल बेंजीन विल बी द प्रोडक्ट रेदर देन नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। ध्यान रखना, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन कभी भी प्रोडक्ट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एसोप्रोपाइल बेंजीन। ऐसा क्यों? देखो ये आपने लिया 1 2 3 और 4, और इसका जब हम इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे तो दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए, इधर आ गए, तो कौन सा कार्बोकैटायन बनना बच्चों, ये कार्बोकैटायन बनेगा। तो जब कार्बोकैटायन ऐसा बना तो कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करता है, तो अभी ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है
उसके बाद जब ये आपको रीअरेंज करेगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। तो जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा तो कार्बन अपनी सेकंड पोजीशन पे जुड़ेगा, न कि फर्स्ट। ध्यान रखिए, कई बार पूछ लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए यहां से बेंजीन रिंग जुड़ेगी, न कि यहां से। ध्यान रखना है ना, क्लियर? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसलिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन विल बी प्रोडक्ट रादर देन नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारे पास फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो इसमें हम एल्काइल बेंजीन बना सकते हैं, क्लियर है बच्चों? अच्छा, एक चलो एक इसी में एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। अगर बेंजीन हो और ऐसा है और AlCl3 है, तो मुझे प्रोडक्ट बना के बताओ, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। चलो, तो मिटा देता हूं मैं से। नेक्स्ट, फिफ्थ वाली रिएक्शन हमारे पास है फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ना, देखो ACYLATION, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब होता है बच्चों इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, और एसाइल ग्रुप कौन सा होता है? RCO, ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप हमें कहां से मिलेगा? जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है RCOCl प्लस AlCl3, ठीक है। दूसरा रिएजेंट हम यूज करते हैं इसमें, सॉरी एक रिएजेंट यूज हो गया। इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा बच्चों? ये वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा इसमें, RCO। ध्यान रखना, RCO इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? COR। कई बार बच्चे R से कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, CO से कनेक्ट होगा, ठीक है। इतना, यानी जो प्लस चार्ज है वो C पर है, न कि R पर। इस तरह है प्लस चार्ज, ये देखो, तो C से कनेक्ट है इस समय से बेंजीन, क्लियर? अच्छा, RCOCl की जगह एक और रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, उसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी यूज होता है, प्लस AlCl3, है ना। तो ये यूज होता है, ये भी यूज होता है, दोनों यूज होते हैं एसाइलेशन में। इसमें भी एक एसाइल ग्रुप है, क्लियर? चलो रिएक्शन करके देखते हैं। बेंजीन CH3COCl है ना, एसिटाइल क्लोराइड, ऊपर हमने लिखा AlCl3, और क्या होगा बच्चों? CO से कनेक्ट करना है, ध्यान रखना, COCH3, दिस इज कॉल्ड एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, और प्लस क्या बचा? H और Cl। जहां Cl होगा वहां HCl बाय प्रोडक्ट निकलेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल देखना हमने इसको, तो CH3C डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग इसके पास चले गए, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, तो क्या होगा? CH3C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज, एसाइल इलेक्ट्रोफाइल आ गया, और प्लस AlCl4 माइनस, क्लियर? तो उसके बाद ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन पे अटैक करके इस तरह का प्रोडक्ट बना लेगा। अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता हूं तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन सेम होगी, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा देखो वो बता करते हैं। CH3CO और इस तरह से प्लस AlCl3, ठीक है। यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा? CH3CO प्लस, ठीक है, और इसके साथ आ जाएगा AlCl3 और साथ में CH3CO, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों इसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है CH3COOH, इस तरह का बाय प्रोडक्ट निकलता है, क्योंकि यहाँ से CH3COO आ रहा है, ठीक है, वहां से Cl आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो ये पांचों रिएक्शन से मोस्टली क्वेश्चन कौन से आते हैं? इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछा जाता है, और जो है वो जो मैंने अभी बताया था टॉल्विन के केस में उस तरह का क्वेश्चन आता है, और रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा कि किस तरह की रिएक्शन है, एसाइलेशन कौन सी है, ब्रोमिनेशन कौन सी है, ये सब चीजें। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, रिएजेंट हम कौन से लेते हैं, प्रोडक्ट कौन सा बनता है, कौन सी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। रिवर्सिबल एक ही होती है, केवल सल्फोनेशन, ठीक है बच्चों। किस रिएक्शन में हम किस तरह का रिएजेंट हम यूज करते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है।
अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज आती है, देखिए अब क्या चीज रहेगी इसमें, ये हो गया कंप्लीट है ना बच्चों। हाँ, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप, इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार। ईएसआर खत्म, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स है ना। देखो बच्चों क्या होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, पहले समझो। सपोज मान लिया जाए अगर बेंजीन मेरे पास है और बेंजीन पर ये 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं इस तरह से, ठीक है, और बेंजीन पर आप किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हो, ठीक है, तो बेंजीन के 6 हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोफाइल के लिए सेम है। तो बच्चों कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, तो हम सुविधा के लिए ऊपर लिख देते हैं ऐसा, ठीक है। तो अगर बेंजीन के पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर बेंजीन के पास ऑलरेडी कोई ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज X, और तब आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हो, तो तब बच्चों ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सब जगह सेम तरीके से अप्लाई नहीं होगा, यानी इसके लिए अब जो है हाइड्रोजन की कंडीशन अलग अलग हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल किस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा ये डिपेंड करेगा कि X का नेचर कौन सा है, यानी जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है उसका नेचर कौन सा है, ध्यान रखिए, ठीक है। यानी X विल डिसाइड वेयर द इलेक्ट्रोफाइल अटैक, ठीक है। देखो तो जितने भी ग्रुप हमारे पास है, जितने भी आप ग्रुप अभी तक जानते हो, वो 2 टाइप के ग्रुप है। जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हैं 2 टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। एक होता है बच्चों ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। यानी अगर ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है तो इलेक्ट्रोफाइल को जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भेजेगा। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन कौन सी होती है बच्चों, ये वाली देखो ना, ये वाली, ये ऑर्थो और ये पैरा है, ये वाली ध्यान रखना, ऑर्थो एंड पैरा। तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा। तो X एक बार E इधर आएगा और अगली बार जो है E नीचे आएगा। ध्यान रखना X का कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल ने बस हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, लेकिन किस पोजीशन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा वो ये डिसाइड करेगा। तो मैंने बोला 2 टाइप के ग्रुप हो सकते हैं, X में भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को भेजेगा। लेकिन अगर जो है X मेटा डायरेक्टिंग हुआ, देखो मेटा डायरेक्टिंग, तो बच्चों वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर अटैक करवाएगा। ये मेटा पोजीशन भी, ये वाली, दिस इज मेटा पोजीशन। तो अब आपको केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, X तो ऊपर रहेगा लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि X का नेचर क्या है, ठीक है। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपने पढ़े हैं, अल्कोहल है, अमीन है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, NO2 है, सारे के सारे ग्रुप को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग और एक ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग। तो अब मैं आपको वो लिस्ट लिखाने वाला हूं जिसमें कौन से ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग है और कौन से ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग है, उस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको नोट कर दें। चलो अब लिखते हैं कौन कौन से ग्रुप हमारे पास बच्चों ऑर्थो डायरेक्टिंग है और कौन से ग्रुप पैरा डायरेक्टिंग है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, ऑर्थो पैरा पोजीशन आपको मालूम होगी, ठीक है। बेंजीन पर अगर पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए यहां पर X ग्रुप प्रेजेंट है, तो 1 और 2 3 4 5 6 से हुआ, ठीक है। तो 1 2 1 4 1 6, तो 1 2 और 1 6 ऑर्थो हुई और 1 4 बच्चों पैरा हुई, ठीक है। और 1 3 इसको हम बोलते हैं मेटा एंड 1 5 भी क्या होगा, मेटा, ये वाली 1 5 मेटा और 1 2 1 6 ऑर्थो और 1 4 पैरा। ये तो मालूम होगा आपको ना, ठीक है। चलो तो अब देखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रुप, है ना। सारे ग्रुप को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग,
ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग के लिए ONP का सिंबल भी यूज करते हैं। और दूसरे ग्रुप है बच्चों मेटा डायरेक्टिंग। अब कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है वो देख लीजिए। सबसे पहले आता है इसमें स्ट्रांगली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यानी जिनका जो पावर है वो ज्यादा होते हैं पावर के हिसाब से। देखो है ना, अब देखो O माइनस इधर, इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है 3, तो O माइनस, ठीक है, NH2, ठीक है, OH, ठीक है, OCS3, ये 4 ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी थोड़ा सा लो लेवल वाले ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, NHCOCS3 एमाइड ग्रुप, और दूसरा है बच्चों OCOCS3 एस्टर ग्रुप, ठीक है। इधर से कनेक्ट होगा ये ना। तीसरे टाइप के ग्रुप है एल्काइल, CH3 C2H5 यानी R ग्रुप, ठीक है। चौथे टाइप के ग्रुप है डबल बॉन्ड वाले, जैसे बेंजीन। बेंजीन भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और दूसरा है ये वाला, ठीक है। और पांचवा ग्रुप है बच्चों हैलोजन का, नोट कर लो, FCl, Bri, क्लियर। तो ये सबसे पावरफुल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये थोड़े से कम पावरफुल, ये और कम पावरफुल, ये और कम पावरफुल, ये सबसे कम पावरफुल, ठीक है। अब इनकी पावर की बात करूंगा मैं क्या होता है। अभी तो नोट करो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन ऑर्थो पैरा है और कौन मेटा है, तो ये सारे ऑर्थो पैरा है, ठीक है। अभी याद करने का भी तरीका आपको बताता हूं। मेटा डायरेक्टिंग सारे कार्बोनिल ग्रुप, अगर याद नहीं है तो ऑल कार्बोनिल ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। कौन कौन से कार्बोनिल ग्रुप है भाई साहब? CHO, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एसिडिक एस्टर, सॉरी, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एस्टर, और एक और छूट गया हमारे पास, क्या है, एमाइड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वीकली मेटा डायरेक्टिंग है, वीकली इनकी पावर थोड़ी सी कम है। अब स्ट्रांगली वाले आते हैं, तो स्ट्रांगली वाले में कौन हो गया बच्चों? देखो NO2, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग मेटा डायरेक्टिंग NO2। दूसरा है CN, ठीक है। तीसरा है हमारे पास NR3 प्लस, ठीक है, इस तरह से NO2 CN NR3 प्लस CF3 CCl3, ये। और एक और ग्रुप होता है बच्चों SO3H, इट इज ऑल्सो मेटा डायरेक्टिंग। तो देखो CN वाला, N प्लस वाला, CF3 वाला, CCl3 वाला, NO2 SO3H, ये सारे ग्रुप हमारे पास क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है बच्चों। चलो, तो याद रहेगा कौन से ऑर्थो है कौन से पैरा है। अच्छा, याद करने का तरीका क्या? देखो, एक तो याद करने का तरीका कि सारे कार्बोनिल ग्रुप जिनके पास C डबल बॉन्ड O है वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। देखो C डबल बॉन्ड O है सबके पास, NO2 याद रखना है और SO3H याद रखना है, ये दोनों है। कार्बन के पास डबल बॉन्ड के साथ N जुड़ा है, ये भी है, ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी है बच्चों कि अगर बेंजीन से कोई कार्बन आपने अटैच किया है और कार्बन के बाद कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, कार्बन के बाद कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा है, या तो N होगा या तो O होगा, तो इट विल बी मेटा डायरेक्टिंग। जैसे देखो C के बाद O, C के बाद N, ठीक है, इस तरह ध्यान रखना है, ठीक। ये ऑर्थो पैरा क्यों है? बेंजीन से कोई ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर होंगे, और लोन पेयर किसके पास हो सकते हैं? या तो ऑक्सीजन होगा या तो नाइट्रोजन होगा। देखो सारे ऑक्सीजन वाले या तो नाइट्रोजन वाले, है ना। तो ये लोन पेयर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुई, है ना। तो बोलने का मतलब यह है कि ये ग्रुप जो है लोन पेयर वाले एटम है। बेंजीन से कोई ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर, वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। और सारे एल्काइल ग्रुप, एक याद भी रखना है,
सारे एल्काइल ग्रुप जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गए, और सारे हैलोजन के पास तो लोन पेयर होता ही होता है, तो ये भी जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए, है ना। तो यानी वो एटम जिनके पास लोन पेयर हो या डबल बॉन्ड हो या एल्काइल हो, सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो। क्लियर। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, इनको याद रखने का। समझ में आ गया बात। चलो, तो ये हो गया हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आता है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कौन सा ऑर्थो पैरा है और कौन सा मेटा है। ठीक है, आप देखो इनसे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं, है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक चीज है ना, सपोज अगर मान लिया जाए मैं यहां पे लिखता हूं NO2 और इधर बच्चों मैं लिखता हूं इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है। चलो डायरेक्ट कर लेते हैं, Cl2 प्लस FeCl3 या AlCl3 भी ले सकते हैं ना, बात एक ही, कंफ्यूज मत होना, है ना। तो अब क्या होगा बच्चों, नाइट्रो ग्रुप जो है, देखो नाइट्रो ग्रुप क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल इस समय कौन सा है C+, कहां भेजेगा, मेटा पोजीशन पे भेजेगा। याद रखना है ना, इनका यूज जो भी आपने पढ़े हैं ऑर्थो और पैरा, उनका यूज कैसे करते हैं। अगर नाइट्रोबेंजीन का आप क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पर जाएगा, मेटा पोजीशन पर जाएगा। तो यहां ये आंसर होना चाहिए आपका, ध्यान रखिए। अगर इसको यहां कर दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक, उसी तरह अगर आपने रखा है ऊपर CH3 और इसका आप करवा रहे हो नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में हम यूज करते हैं HNO3 H2SO4। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इलेक्ट्रोफाइल को। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल को कहां अटैक करवाओगे, मेट ऑर्थो एंड पैरा, ध्यान रखें, है ना। तो ये कई बार ऐसा पूछा जाता है, CH3 तो ऊपर रहेगा, एक NO2 यहां आ जाएगा और दूसरा NO2 पैरा पोजीशन पर अटैक कर देगा। तो बोलने का मतलब है कि जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल किन पोजीशन पर आने वाला है। अगर ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हुआ तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, और अगर ये मेटा डायरेक्टिंग हुआ तो मेटा पर अटैक करेगा। क्लियर, बहुत सिंपल चीज है, बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, वो आप देखना। COOH और COOH का करवाना है आपने ब्रोमिनेशन, तो इसका आंसर पता करो। दूसरा हमारे पास है बच्चों CN का आपने करवाना है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और तीसरा बच्चों हमारे पास है OCH3 और OCH3 का आपने करवाना है नाइट्रेशन। तो चलो मुझे प्रोडक्ट बना के बताओ, ठीक है, और नाम भी बताना है। क्लियर हो गया, चलो तो ये कहानी हो गई खत्म। तो ऑर्थो और पैरा मेटा, इस तरह भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं मेन, जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और वहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है आपको। क्या होगा देखो, है ना, ध्यान से देखिए। अब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और इधर हमने लिखा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, है ना। अच्छा बच्चों देखो, जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो करते क्या है ना। जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन टू रिंग। रिंग मतलब बेंजीन रिंग, सगाई वाली रिंग नहीं है ना, सगाई वाली रिंग मत समझ रहे हैं, बेंजीन रिंग है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बेंजीन रिंग को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के ऊपर हमने जोड़ा है NH2, तो इसके पास लोन पेयर होंगे, तो बच्चों ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, अच्छा जब ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन
रिंग। ठीक है, जब रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो बच्चों रिंग एक्टिवेट हो जाती है, एक्टिवेट द रिंग। ठीक है, रिंग एक्टिवेट हो जाती है क्योंकि बेंजीन की जो मेन ताकत है वो है उसके ऊपर सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन, और जितने ज्यादा बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बेंजीन उतना ही ज्यादा पावरफुल होता है, उतना ही ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो बच्चों अगर जब बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाएगी तो बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जल्दी अटैक करेगा कि देर में अटैक करेगा? फास्ट अटैक करेगा। देखो यहां पर मैं वही बताने वाला हूं आपको, क्या बताने वाला हूं? रेट ऑफ ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट। ठीक है, जरा इधर देखो, सपोज एक ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास, देखो है ना, ये एक है टॉल्विन एक है नाइट्रोबेंजीन। अब आपको पूछा जाएगा कि दोनों में आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा रहे हो तो किस में अटैक फास्ट होगा और क्यों? इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो उसी का जवाब देने वाला हूं मैं, है ना। तो बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप होगा तो वो दो ही टाइप का ग्रुप होगा, या तो मेटा डेटिंग होगा अथवा पैरा डेटिंग होगा। ठीक है, तो उन ग्रुप की वजह से ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो फास्ट होगा या स्लो होगा उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है भाई, देखो जरा इधर, तो ऑर्थो पैरा डेटिंग ग्रुप ने क्या किया, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दिए, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो बेंजीन बच्चों क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। तो यहां जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यानी माइनस चार्ज बढ़ रहा है तो प्लस चार्ज का अटैक फास्ट होगा। क्लियर? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देके उसको एक्टिवेट करते हैं, तो ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट को बढ़ा देते हैं। बस अब देखो, अब मेटा क्या करेंगे बच्चों, जो मेटा डेटिंग होता है वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, दे विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिंग। इनका काम क्या होता है, देखो जैसे ये जुड़ा है ना C+OH, तो ये क्या करते हैं बच्चों, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इस तरह से आपने पढ़ा होगा -R इफेक्ट, है ना। तो इस समय इलेक्ट्रॉन बेंजीन से बाहर चले गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेंजीन की तरफ आ रहे थे, तो दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग। तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। ये तो हुआ ना, रिंग से इलेक्ट्रॉन चल गए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। और बच्चों अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई तो बेंजीन रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट द रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि बेंजीन की मेन ताकत किसमें है, इलेक्ट्रॉन में। तो जब बेंजीन की डीएक्टिवेट हो जाएगा तो ESR बोलो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ESR रेट। बस ये देखना है। तो कहानी क्या है बच्चों कि जो ऑर्थो और पैरा डेटिंग ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं, ESR को बढ़ा देते हैं, और जो मेटा डेटिंग ग्रुप है ये ESR को घटा देते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, बेंजीन एक्टिवेट होगा, ESR बढ़ेगा। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का आंसर करो, बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। देखो चलो यहाँ OH रखता हूं मैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, फिनॉल और दूसरी तरफ है नाइट्रोबेंजीन, है ना। अब आपको पूछा जाएगा कि इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल का हम अटैक करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये बच्चों क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो अटैक जो है जल्दी होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है। NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो अटैक क्या होगा, स्लो होगा। बस, तो रेट ऑफ ESR में ज्यादा किसका होगा, फिनॉल का, और कम किसका होगा, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर कंसेप्ट? और अगर बेंजीन होगा बच्चों तो बेंजीन जस्ट इसके बीच में आएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो नोट करो जरा फटाफट से, है ना। फिर मैं इसमें एक एक्सेप्शन आपको बताने वाला हूं, एक्सेप्शन भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? तो एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए,
बस उसका काम हो जाएगा, मिटा दो इसको। इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं भाई। 4 कंपाउंड दे रखे होते हैं, पूछा जाता है कि रेट ऑफ ESR बताओ, या वो नाम लिख के बोलेगा या तो वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, अब देखो, यानी जो हमारे पास है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, फिर आएगा बच्चों बीच में बेंजीन, और फिर लास्ट में क्या आएगा, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हमारे पास क्या हुआ, रेट ऑफ ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, या रेट ऑफ रिएक्शन, बात जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, तो EDG रेट को बढ़ाएंगे, देन बेंजीन आएगा, और बेंजीन से कम किसका रेट होगा, EWG का। क्लियर। अब एक्सेप्शन सुनो, एक्सेप्शन, इसी से क्वेश्चन बनता है कई बार। अगर बच्चों आपको पूछा जाए कि क्लोरोबेंजीन और बेंजीन में किसमें इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अटैक करेगा और किसमें स्लो, तो आप बोलोगे कि भाई Cl जो है ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना, ऑब्वियसली, ये तो पढ़ा आपने। Cl इज ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप, Cl इलेक्ट्रॉन देगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो ये फास्ट होना चाहिए, ये स्लो होना चाहिए। लेकिन बच्चों ये गलत है, यहां पर जो है ये फास्ट होता है और ये स्लो होता है, ये देखो ये फर्क पड़ जाता है। यानी जो क्लोरोबेंजीन है या जितने भी हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है बेंजीन के, उनमें रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन के मुकाबले कम होता है। ऐसा क्यों, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? इसका रीजन देखो, यहां पर हमने जोड़ा है X, और X के पास इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली X इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो बच्चों ये किस वजह से डोनेट कर रहा है, +R, रिजोनेंस हो रहा है ना यहां पे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जितने भी हैलोजन हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब जो है इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हैलोजन की तरफ। एट यानी सेम टाइम में यहां पर 2 इफेक्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है -I और एक आ रहा है +R। +R की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, -R की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं। ये तो यहां पर बच्चों एक ही ऐसा कंपाउंड है कि यहां पर -I का मैग्नीट्यूड +R से ज्यादा होता है, बस यही है। इंडक्टिव इफेक्ट ओवरकम कर जाता है रेजोनेंस को, जिसकी वजह से हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में खींचते हैं बजाय देने के। क्लियर हो गया। तो अगर बच्चों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो अल्टीमेटली इफेक्ट किसका माना जाएगा, -I का माना जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन खींच ज्यादा रहे हैं बजाय देने के। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी, इसीलिए इस पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। ध्यान रखिए, जितने भी हैलोजन है उनका रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से कम होता है, ध्यान रखिए, है ना, ऑलवेज। तो हम ऐसा मान के चलते हैं, ये X और ना इधर आएगा, भले ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर, नोट करो फटाफट, हैलोजन का रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से कम होगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको ये काम करना है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना आपको। ठीक है, मिटा दो इसको। तो कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रुप जो भले ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग है लेकिन वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता है, वो है हैलोजन वाले। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, बाकी सारे ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। केवल जो है हैलोजन ही ऐसा है जो कि ऑर्थो पैरा होते हुए भी रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देगा। ठीक है, तो मेटा वाले तो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा वाले रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। और एक्सेप्शन क्या याद रखना है, हैलोजन। ठीक है भाई, चलो, तो ये पूरी कहानी आती है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास है, 1 बाय हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक मेरे पास है NH2 और दूसरा मेरे पास है CHO। अब बोलो रेट ऑफ रिएक्शन किसका फास्ट होगा, किसका फास्ट होगा, देखना क्या, देखो NH2 ऑर्थो पैरा यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, CHO मेटा। तो जो
रेट ऑफ रिएक्शन को, सॉरी, जो ऑर्थो पैरा होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत सारे एग्जांपल है, फटाफट करवाता हूं इनको मैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है, इधर जगह नहीं है, एक हमारे पास है बच्चों NO2, दूसरा हमारे पास है CH3 और तीसरा हमारे पास है बेंजीन। अब बोलो जरा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। देखो सबसे पहले ढूंढना क्या है कि डोनेटिंग ग्रुप, ये डोनेटिंग है और ये विड्रॉइंग है, तो डोनेटिंग का रेट ऑफ रिएक्शन तो ज्यादा होगा, तो नंबर 1 ही हो गया। और बच्चों विड्रॉइंग का हमेशा बेंजीन से कम होता है, अभी बताया था, तो सेकंड नंबर पे बेंजीन आ जाएगा, थर्ड नंबर पे विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कंसेप्ट क्लियर। तीसरा क्वेश्चन देखो, अलग अलग टाइप के एग्जांपल है ना, तो डोनेटिंग पहले, देन बेंजीन, देन विड्रॉइंग, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि बेंजीन, फिनॉल और ब्रोमोबेंजीन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखना है, डोनेटिंग ग्रुप, तो OH जो है ऑर्थो पैराडाइटिंग है, साथ में डोनेटिंग है, नंबर 1 आ गया। लेकिन बच्चों देखो हैलोजन बेंजीन से कम होते हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो सेकंड नंबर पे बेंजीन आ गया और थर्ड नंबर पे क्या आ गया, हैलोजन आ गया। हैलोजन के केस में करना है ऐसा बस, तो रेट ऑफ रिएक्शन में सेकंड बेंजीन आएगा, थर्ड हैलोजन आएगा। क्लियर कंसेप्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अच्छा ये हो गया। अब बताओ जरा, एक हमारे पास है बेंजीन, अच्छा मैं इसको देखो कैसे करवाता हूं आपको। पहले हमने एक विड्रॉइंग एक डोनेटिंग ले लिया, उसके बाद विड्रॉइंग डोनेटिंग बेंजीन ले लिया, उसके बाद बेंजीन और ब्रोमीन के साथ हमने करवा लिया, ठीक है। अच्छा अब देखो, बेंजीन, CH3, नाइट्रोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, डोनेटिंग देखना है, नंबर 1। उसके बाद क्या देखना है, ये देखो NO2 सबसे कम है, क्योंकि विड्रॉइंग है ना, विड्रॉइंग है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। ये डोनेटिंग है लेकिन हैलोजन है, एक्सेप्शन है, तो बेंजीन से कम होगा, लेकिन बच्चों नाइट्रोबेंजीन से क्या होगा, ज्यादा होगा, ध्यान रखना। तो ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है, इस तरह से। तो चलो देखो इस तरह से आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है ये OH और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास CH3, है ना। अब इसका कंपैरिजन करते हैं। देखो दोनों डोनेटिंग है, ठीक है, दोनों डोनेटिंग है, तो दोनों में रेट ऑफ रिएक्शन का अंतर कैसे करेंगे। देखो दोनों डोनेटिंग है, तो मैंने आपको बोला था कि जो स्ट्रांगली डोनेटिंग होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है, और जो वीकली डोनेटिंग होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। OH को मैंने उस लिस्ट में ऊपर रखा था, CH3 को नीचे रखा था, तो CH3 कम डोनेट करेगा, OH ज्यादा डोनेट करेगा, तो इसीलिए जो है इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा बजाय इससे। दूसरा रीजन सुन लीजिए, यानी बच्चों देखो जो OH है उसके पास रियल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जबकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। कार्बन जो है हाइपर कंजुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो इसके पास रिजोनेंस है और इसके पास हाइपर कंजुगेशन है, रिजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट होता है बजाय हाइपर कंजुगेशन है, इसके लिए इसीलिए जो है ये ज्यादा पावरफुल है। तो अगर दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे तो इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है। अब मान लिया जाए कि दोनों ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, कैसे देखो, NO2 भी है और CHO भी है ना। देखो ये भी विड्रॉइंग है, ये भी विड्रॉइंग है। जो बच्चों ज्यादा विड्रॉ करेगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत कम करेगा, यानी उसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। जो कम विड्रॉ करेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो NO2 बच्चों हाईली विड्रॉइंग है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकालेगा। CHO कम स्ट्रांग विड्रॉइंग है तो कम इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा NO2 से ज्यादा होगा, ध्यान रखिए। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसका ध्यान रखना है कि ज्यादा विड्रॉइंग तो कम रेट ऑफ रिएक्शन,
कम विड्रॉइंग ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, ज्यादा डोनेटिंग ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, कम डोनेटिंग कम रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो नोट करते जाओ। कितना टाइम हुआ? 1:05 है ना। चलो, तो 2-3 एग्जाम्पल और करवा के मैं आपको इसको फिनिश करवा देता हूं, और उसके बाद जो भी बचा है इसमें एक और लेक्चर और होने वाला है, 2-3 कंसेप्ट और हैं, वो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, है ना। तो चलो देखो, 2-3 कंसेप्ट और खत्म करके इसको फिनिश करते हैं। चलो अब देखो, CF3, इधर है हमारे पास Cl और दूसरा है NH2। बताओ बताओ फटाफट बताओ, है ना। और तीसरा है बेंजीन। तो सॉल्व करो। दूसरा हमारे पास है बच्चों, देखो NHCOCH3, उसके बाद है NH2 और उसके बाद है C2H5। ठीक है, सॉल्व करो। तीसरा है OCH3, 2 बेंजीन रिंग आपस में, और तीसरा है 1 बेंजीन रिंग। सॉल्व करो। चौथा है हमारे पास, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, डोनेटिंग है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसमें बच्चों नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना। अब देखो, सॉल्व भी करते जाओ आप, है ना। Cl, बेंजीन, COCl, CF3। सबसे पहले क्या आएगा? देखो सारे विड्रॉइंग है, तो सबसे पहले बेंजीन आएगा, उसके बाद वीकली विड्रॉइंग, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों के लिए, और फिर मैं इसको फिनिश करता हूं। ठीक है, OH, NH2, CONH2, CnNF। ठीक है, 1 2 3 4 5। बताओ इनका ऑर्डर बताओ। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मैं और नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा, जहां पर आपको नहीं आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 कंसेप्ट इसके और आएंगे, लास्ट में इसको खत्म करूंगा लेक्चर में। ठीक है बच्चों, चलो।